हेलो, सुप्रभात बच्चों। देखिए, हमारा जो देश है वह गणतंत्र देश है ना। हमारा जो राजा होता है उस राजा को हम चुनाव के माध्यम से चुन कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि हमारे देश का राजा कौन है? कौन है हमारे देश का राजा? गुड, वेरी गुड। माननीय नरेंद्र मोदी जी ये जो है ये हमारे देश के राजा है। इन्हीं को हमने चुनाव के माध्यम से चुन कर दिया है। तो बच्चों देखिए, ये हो गई गणतंत्र की बात। लेकिन इसके पहले अगर हमने देखा तो राजा महाराजा उनका जो काल था, तब राजा किस प्रकार से चुने जाते थे? एक राजा होता था और उसको अगर 2, 3, 4 बेटे रहे तो सबसे बड़ा जो बेटा था उसकी, यानी जो राजा है, राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा उस राज्य का कारभार यानी जो राजकाज है वो चलाता था। जैसे मुगल साम्राज्य जो है उसका एग्जाम्पल अगर हमने देखा तो बाबर ये मुगल संस्थापक थे। उसके बाद उनका जो बेटा है हुमायूं, हुमायूं के बाद राजा अकबर, इस प्रकार से। और अगर दूसरी तरफ अगर हमने देखा तो रामायण में दशरथ है ना, तो दशरथ जो रहते हैं अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते थे। और बाद में क्या हुआ वो सभी को पता है। कहने का मतलब ये है कि राजा के मृत्यु के बाद उनका जो वारिस होता था, यानी जो बड़ा बेटा होता था या लायक बेटों में से जो लायक होगा उसी को वो अपना राजपाट सौंपते थे। तो इसी पर आधारित आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है वारिस कौन। तो इस कहानी में भी देखिए एक राजा होता है और उसकी 4 बेटियां रहती है। तो वह किस प्रकार से योग्य राजा के लिए जो गुण चाहिए तो वो गुण किस बेटी में होते हैं, तो वह किस प्रकार से अपना वारिस चुनता है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है विश्लेषण। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वारिस कौन, जो विभा रानी इन्होंने लिखी हुई बहुत ही सुंदर कहानी है। एक राजा था। पेज नंबर निकाला बच्चों आपने? पेज नंबर 3 पर है। जो जब मैं पढ़ूंगी आपको उंगली रखनी है और ध्यान भी देना है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। उसको 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी उस राजा को? 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमान होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। और देखिए इन चारों बेटियों में से जो बुद्धिमान होगी, होशियार होगी, उसी बेटी को वह अपना राजपाट सौंपना चाहते थे। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया और वह इसी सोच में रहे कि इन चारों में से कौन सबसे बुद्धिमान होगी और किसको मैं अपना राजपाट सौंपूंगा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। देखिए कितनी बेटियां थी राजा को? 1, 2, 3 और 4। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखिए क्या किया राजा ने कि चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और हर एक को गेहूं के
कितने दाने दिए? 100 दाने दिए। कितने दाने दिए? गेहूं के 100 दाने दिए। और क्या कहा कि कितने बाद मैं आपको बुलाऊंगा? 5 वर्ष के बाद। हाँ, 5 वर्ष के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इन गेहूं के दानों का तुमने क्या किया। गेहूं, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। देखिए, राजा था, राजमहल था, ये राजकुमारियाँ थी, इसीलिए चारों राजकुमारियों का जो कमरा होता है वो अलग अलग था और सब अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखिए, जो बड़ी बहन थी 1 नंबर वाली, क्या किया उसने? दानों को खिड़की के बाहर फेंका। जो सबसे बड़ी थी उसने क्या किया? उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखिए, उसने क्या सोचा कि 5 वर्षों की बात थोड़ी ना पिताजी को याद रहेगी, अगर याद भी आ गई तो मैं क्या कर दूंगी, भंडार घर से गेहूं के दाने लाकर उन्हें वापस दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। देखिए, दूसरी बहन ने क्या किया? वो जो गेहूं के दाने थे उन दानों को चांदी की डिब्बी में डाला। डिब्बी में डालकर संदूकची का मतलब होता है सामान बक्सा, जिसको हम कहते हैं ना सामान वगैरह रखने का बक्सा, संदूकची में बंद कर दिया था। तो दूसरी बहन ने इस प्रकार की चांदी की डिब्बी में वो गेहूं के दाने डाले और मखमल की जो थैली थी उस थैली में बंद करके उस बॉक्स में उसको संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। और देखिए बच्चों, क्या सोचा उसने कि उन दानों को मैं, अगर पिताजी 5 साल के बाद मुझे मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस दे दूंगी। अभी देखिए, हम गेहूं या ज्वारी जो है 1 साल के लिए भरते हैं, लेकिन 6 से 7 महीने तक वो अच्छा नहीं रह पाते, उसमें कीड़े वगैरह जो है वो हो ही जाते हैं। तो आप सोचो कि 5 सालों तक एक गेहूं के दाने सही सलामत रहेंगे क्या? रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो देखिए क्या होता है आगे। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं, और जो 3 नंबर की जो बहन थी वो थोड़ा सोचने लगी कि इन दानों का क्या किया जाए। चौथी और छोटी तनिक बच्ची थी और जो 4 नंबर की थी सबसे छोटी थी, छोटी होने के साथ वो बच्ची थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। देखिए, सबसे छोटी थी, लाडली थी, शरारती थी, शरारत करना उसको बहुत पसंद था। उसके साथ साथ गेहूं के दाने भूनकर खाना भी उसको पसंद था। इसलिए उसने क्या किया कि जैसे ही पिताजी ने गेहूं के दाने दिए, उन दानों को क्या किया, उसने भूनकर खा गई।
अब बची थी तीसरी, वह सोच रही थी कि अभी इस दानों का क्या करना है। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। वह समझदार थी, होशियार थी। उसने दिमाग लड़ाया कि पिताजी ने हमें गेहूं के ये जो 100 दाने दिए हैं ये यूं ही नहीं दिए हैं, इसके पीछे ज़रूर उनका कोई ना कोई मकसद होगा। मकसद मतलब हेतु, उद्देश्य। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रखने की सोची। सहेज कर मतलब संभाल कर। जिस प्रकार से तीनों बहनों ने उन दानों को सहेज कर संभाल कर रखने का सोचा, तो उसने भी वैसे ही सोचा था, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। देखिए, उसकी सोच तीनों से अलग थी, इसीलिए उसने ऐसा नहीं सोचा। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस प्रकार वह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। देखिए, तीसरी ने क्या किया कि खिड़की के बाहर जो ज़मीन थी, उस ज़मीन में वो गेहूं के दाने जो है वो बो दिए थे। और फिर क्या हुआ कि बोने के बाद, गेहूं के दाने बोने के बाद समय आने पर उसको छोटे छोटे अंकुर फूटे, फिर पौधे तैयार हुए। पौधे तैयार होने के बाद उसमें से दाने निकले और दाने निकलने के बाद बहुत सारी फसल जो है गेहूं तैयार हुए। और फिर से उसने क्या किया कि वो जो फसल है उस फसल में से फिर कुछ दाने निकाले और उसको बो दिए। इसी तरह यह सिलसिला कितने सालों तक चला? 5 सालों तक। 5 सालों तक उसने ऐसा ही किया और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 सालों में कितने सारे गेहूं की फसल तैयार हुई होगी। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? अब क्या किया राजा ने कि 5 साल पूरे होने के बाद चारों बहनों को फिर से इकट्ठा बुलाया और उनको याद दिलाया कि मैंने आपको 5 साल पहले गेहूं के दाने दिए थे, उन दानों का आप लोगों ने क्या किया। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कहा, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बता दी। देखिए, सबसे पहले पहली बेटी से राजा ने पूछा कि मैंने तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे, वो कहाँ है? तो वो कहाँ गई? भंडार घर में, जहाँ पर अनाज हम रखते हैं, वहाँ वह गई और उन दानों में से कुछ दाने वह लेकर आई और राजा से कहा कि पिताजी, ये वही दाने हैं जो तुमने दिए थे। फिर राजा को गुस्सा आ गया कि ये झूठ बोल रही है। 5 सालों तक ये दाने ऐसे के ऐसे थोड़ी रह सकते हैं, है कि नहीं?
और जब राजा गुस्सा होकर उसको फिर से पूछने लगे तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, अभी देखिए राजा ने क्या किया, दूसरी राजकुमारी से पूछा तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में रखे मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई और जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे, राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। और देखिए हमें पता ही है कि दूसरी राजकुमारी थी, उसने कहाँ रखे हुए थे वो दाने, कि एक मखमल का जो कपड़ा था उसमें चांदी की डिब्बी में उन दानों को बांधकर रखा हुआ था। और जैसे ही पिताजी ने पूछा तो डिब्बी खोलकर उसने पिताजी को दिखाई तो दानों का क्या हो गया था, दाने सड़ गए थे। अभी 5 साल में तो उसको सड़ना ही था, बराबर है ना। तो इस प्रकार से वो सारे दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। और देखिए बच्चों, तीसरी राजकुमारी को जब पूछा गया तब उसने उत्तर दिया कि पिताजी अभी तो मैं आपका इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन इसका जवाब देने के लिए मैं कल आपको उसी स्थान पर लेकर जाऊंगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। देखिए चौथी बेटी जो थी सबसे छोटी, तो उसको गेहूं के भुने हुए दाने खाना बहुत पसंद था। तो उसी तरह से उसने अपने पिताजी को जवाब दे दिया, पिताजी आपको तो पता है मुझे भुने हुए गेहूं के दाने खाना बहुत पसंद है, तो मैंने आपने जो दाने दिए थे उन दानों को भुनवा कर खा लिया। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो? और इस प्रकार से उसने अपने पिताजी को बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। और देखिए राजा ने जिस उद्देश्य को लेकर वो दाने दिए थे, सभी का उत्तर सुनकर उन्हें निराशा हुई, लेकिन अभी एक आशा की किरण थोड़ी सी बाकी थी, जो 3 नंबर की जो बेटी है वो उनको उस स्थान पर लेकर जाने वाली थी। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी ही थोड़ी उम्मीद थी, और अब उन्हें थोड़ी सी उम्मीद थी तीसरी बेटी पर। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। और राजा रथ पर सवार हो गया। और बच्चों देखिए इस प्रकार से राजा उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये जो तीसरे नंबर की जो बेटी है, राजा को कहाँ लेकर जाती है, क्या दिखाती है, राजा किसको उत्तराधिकारी चुनता है, इसका जो उर्वरित जो भाग है उसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बच्चों आपको क्या करना है पता है? ये जो शब्द वाटिका है ना, नोटबुक में लिखना है आपको। शब्द वाटिका नोटबुक में लिखकर सेंड करो। उसके बाद ये जो हम लेसन पढ़ने के बाद कंप्लीट करेंगे, इसको भी नोटबुक में लिखना है। लेकिन इतना ही आज के लिए। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।